हेलो बच्चों, आइए आज हम आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते हैं जो कि बीएससी का और इंटरमीडिएट का मेन पार्ट है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट यूनिट है, साथ ही साथ बीएससी थर्ड ईयर का मेन मैटर है। तो आइए आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली these are organic compound. These are organic compounds found in animal as well as plants. ओके, ये एनिमल और प्लांट्स में पाए जाते हैं। बट जो मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, वी कैन राइट दैट, वी कैन से दैट द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट are plants. Plants can synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. लिखते चलेंगे, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई साहब, फोटोसिंथेसिस को पकड़ते हैं क्या है। जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू इसको बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। क्या है फोटोसिंथेसिस भैया, देखिए, दिस इज द प्लांट्स। ओके, दिस इज द प्लांट्स। ओके, लीफ, यहां पर आपके रूट्स हैं। रूट में छोटे छोटे बाल्स लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें रूट हेयर कहते हैं। अब अर्थ में वाटर है, H2 है। ओके, अब इस प्लांट्स में क्या है, एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर है जिसका नाम है जाइलम। ध्यान से समझिएगा, रूट हेयर्स से पानी एंट्री करेगा, रूट से होता हुआ, जाइलम से होता हुआ ये पहुंचेगा लीफ तक। लीफ में बैठा है क्लोरोफिल, ओके। दीज आर द क्लोरोफिल आर द ग्रीन सब्सटेंस और ग्रीन पिगमेंट्स, यू कैन से दैट ग्रीन पिगमेंट in the plants responsible for the greeny nature of the leaf। और इसी लीफ में छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको मैं कहने वाला हूं स्टोमेटा। जानते रहें स्टोमेटा। ये क्या करेगा, चूंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेज हैं, CO2, O2 एंड अदर गैसेज आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बट ये स्टोमेटा क्या करेगा, इन्वायरमेंट से CO2 भाई साहब को बुलाएगा, कहेगा आइए भाई साहब, मैं नीचे से जाइलम के थ्रू पानी लेकर गया हूं। ध्यान से कहानी को समझिएगा। एटमॉस्फेयर से क्या आ गया, CO2 भाई साहब आ गए, एटमॉस्फेयर। ओके, वाटर मॉलिक्यूल आ गया भाई साहब कहां से, फ्रॉम अर्थ। और भैया सूर्य भगवान बैठे हैं, दनादन ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो मैं सीधे सीधे ऊपर लिखूंगा सनलाइट। पत्तियों पे सनलाइट पड़ रही है और पत्तियों में क्लोरोफिल है। इसका काम क्या है भाई साहब, किचन है ये, खाना बनेगा, पक्का है। खाना बन के तैयार होने जा रहा। क्या बनेगा खाना, जरा देखिए। खाने को मैं खाने की तरह बनाऊंगा। कुछ नीचे, मेरे एरो नीचे जा रहा है और ये खाना बनने वाला है कुछ और नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं कह सकता हूं द कार्बोहाइड्रेट्स आर द फूड ऑफ द प्लांट्स। जैसे जो गोभी आप खाते हैं, जो टमाटर खाते हैं, जो आलू खाते हैं, वो पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन ही तो है। पौधा भोजन बनाया, उस भोजन को हम आप खा लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स वास्तव में जब इसका फार्मूला स्टडी किया गया तो पता चला C6H12O6 था। ओके, साथ ही साथ चूंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन भी निकलता है। ओके, ध्यान से समझिएगा। अब इसको मैं बैलेंस भी कर लेता हूं। कार्बन यहां देखिए 6 है तो मैं यहां 6 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं
हाइड्रोजन यहाँ 12 है, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ऑक्सीजन यहाँ देखिए, यहाँ 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन है, यहाँ मेरे पास 6 है, तो कोई दिक्कत ना हो, मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है, याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं बल्कि वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन निकलता है। ओके, अब आप कहेंगे साहब ऐसा क्यों होता है, कार्बन डाई तो केमिस्ट्री है, ध्यान से समझिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, बट वाटर में सिंगल बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन को तोड़ना इस ऑक्सीजन के तोड़ने की अपेक्षा मोर इजी है, मोर इजी प्रोसेस है। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, दे कम्स फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, दिस इज द वन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग इसी पॉइंट्स को आगे बढ़ाएं, आप नोट करते हुए भी चले। अब चूंकि बातें तब तक और आगे, दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट, द रिएक्शन, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब साइंटिस्ट ने और भी रिसर्च किया तो पता चला प्लांट्स में एक ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपायरेशन मतलब क्या, जो प्लांट्स है वो पानी पीते हैं तो पानी निकालेंगे भी, तो कुछ लोगों ने कहा भाई साहब इस रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। चलिए मैं चेंज कर दे रहा हूं इस रिएक्शन को, मैं सीधे सीधे CO2 लिखने वाला हूं। दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज CO2 एंड H2O। कुछ मैं करूंगा नहीं, सब कुछ वही रहेगा। सूर्य भगवान रहेंगे, ओके, क्लोरोफिल रहेगा, कुछ नया नहीं होगा, लेकिन यहां मैं वाटर का अमाउंट बढ़ा दूंगा भाई साहब, क्योंकि ट्रांसपायरेशन में भी तो वाटर निकलेगा, दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ 12H2O लिखने वाला हूं। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनने वाला है सर, बनेगा वही जो पहले बना था C6H12O6, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और साथ में क्या निकलेगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, साथ में चूंकि पानी ज्यादा मैंने लिया है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर मैंने ज्यादा लिया है, तो मैंने 6 वाटर को भी यहां रिमूव करा दिया। दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओके, अब कहानी निकल के आई कि भैया चलिए कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या किया, प्लांट्स के माध्यम से हम लोग खाए, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके क्या क्या किया, तो जनरली जो भी जितने भी कंपाउंड्स हम लेते हैं, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो डिटेल आपको मैं बताऊंगा। जो कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है भाई साहब, बॉडी में जाके जब टूटता है ना तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज करेगा। तो इट मीन्स द कार्बोहाइड्रेट द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इन आवर बॉडी। दिस इज द इजी कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसी क्रम में मैं कार्बोहाइड्रेट को आगे बढ़ाने वाला हूं। तो अब कार्बोहाइड्रेट को मैं डिफाइन करना चाहता हूं, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लें। ओके, तो मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, देखिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये तो पता चल गया कि प्लांट्स के थ्रू बनता है और जन जन तक पहुंचता है, जन जन तक पहुंचेगा और जन जन लाभ लेंगे उसका। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन निकल के आई, क्या निकल के आई डिफिनीशन वो भी देख लीजिए। डिफिनीशन ये निकल के आई कि कार्बोहाइड्रेट्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नो डाउट। कौन कौन से एटम इसमें है भाई साहब, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा अगर ऑर्गेनिक है, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है। तो रिसर्च से पता चला इसमें ऑक्सीजन भी है। ओके, इट मींस कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड ऑफ carbohydrates are the compound of carbon, hydrogen and oxygen. These are the elements. We can't say atom, क्योंकि एलिमेंट्स एटम के रूप में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सिंगली एटम के रूप में। तो या तो एटम आप ऐसा कह सकते, कोई भी एटम, या तो ध्यान से समझिएगा, आप केमिस्ट्री है, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, एटम या तो एलिमेंट के रूप में एग्जिस्ट करेगा या तो भाई साहब मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो दीज आर द नॉट एटम, दीज आर द एलिमेंट्स। ओके, दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो। अब कहानी सुनिए, रेशियो इनका फिक्स है और वो रेशियो कुछ इस तरह से है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2:1 है। इसको अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं C1H2O1। ओके, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहूं तो 1 की जगह मैं लिख दूं इसको CnH2O होल का n। भाई ये भी इसको मैं ओपन करके लिख सकता हूं CnH2nOl। इसको मैंने इसलिए लिखा बिकॉज दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रेट्स एंड दिस portion is carbon. Now
carbohydrate is the hydrates of carbon. Wow, this is the new concept, hydrates of कार्बन। सही है, कहानी शुरू हो चुकी है, तो डिफिनीशन आपको मिल गई है, और डिफिनीशन आ गई क्या, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे हैव द फिक्स रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द रेशियो विल बी 1:2:1, but there are some exceptions, this is the science, there are the some exceptions, the exceptions are here। एक्सेप्शन क्या निकल के आया, चलिए भाई साहब, फॉर्मल्डिहाइड भाई साहब आ गए, द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड इज HCHO, बच के रहो भाई HCHO से, इसको मैं लिखने वाला हूं CH2O, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों हाइड्रोजन को मैंने एक साथ कर दिया, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेशियो इसमें भी मिला 1:2:1। तो सब लोगों ने कहा अरे ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो खा लो एनर्जी मिलेगी। भाई साहब एनर्जी नहीं दिया, ये परेशान कर दिया, गैस बना दिया। तो लोगों ने कहा कुछ तो डाउट है। दूसरा कंपाउंड मिला CH3COOH। मैं इस एसिटिक एसिड, मैं इसको लिखने वाला हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने वाला हूं C2H4O2। भाई साहब कार्बोहाइड्रेट था, लोगों ने खाया कि एनर्जी मिली, एनर्जी क्या है, तो गैस रिलीज करने लगा एसिटिक एसिड, ये तो प्रोसेस को इजी कर दिया, डाइजेशन में सिरका इजी प्रोसेस कर दिया। तो लोगों ने कहा भाई साहब कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन बदल दीजिए, तो चलिए मैं कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन को बदल दे रहा हूं बहुत आसान तरीके से। अभी तक डिफिनीशन चल रही थी कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन विच दीज 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 1:2:1। but definition should be changed now because there are 2 exceptions does not follow the concept of the carbohydrate। तो भैया अब हम नई डिफिनीशन आपको बताने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। दिल पे हाथ रख लीजिए, केमिस्ट्री का एक नया सीजन शुरू होने वाला है, परेशान मत होइए, केवल दिमाग लगाइएगा, दिल की जरूरत यहां नहीं है केमिस्ट्री वाले। चलिए नई डिफिनीशन जो आई मार्केट में, धुआंधार डिफिनीशन आई, लोग परेशान हो गए। डिफिनीशन क्या थी, डिफिनीशन बहुत अच्छी थी, कार्बोहाइड्रेट्स दिस इज द मॉडर्न डिफिनीशन आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, यहां थोड़ा एक टर्म और बढ़ा लीजिए, आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स, एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। आर उसी में डिफिनीशन अभी खत्म नहीं हुई, आर दोज कंपाउंड्स which gives such compounds, कैसे कंपाउंड, सच कंपाउंड्स मतलब ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स आप पूरा लिखेंगे। कब, जब उनको पानी में डुबो के मारो तब, अपॉन हाइड्रोलिसिस, पानी में डुबो दीजिए, अपॉन हाइड्रोलिसिस। ओके, दिस इज द मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं कि डिफिनीशन क्यों दी गई। वास्तव में मैं एक कार्बोहाइड्रेट की बात बताने जा रहा हूं आपको, उसका नाम है ग्लूकोज। अभी आगे डिटेल चर्चा होगी। इसको जब देखा गया तो इसमें 6 कार्बन थे और एक एल्डिहाइड समूह था, और कितने OH थे देखते जाइए, ये देखते जाइए भाई साहब, डोंट टेक टेंशन, आई एम विद यू, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब जरा देखिए इसको कै हाइड्रोक्सी, 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, तो 2 से अधिक OH है तो उसको आप पॉलीहाइड्रोक्सी बोल दीजिए। क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसलिए इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ऐसे ही कीटोन भी हो सकता, आगे मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए कहा गया, ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं,
कोई भी कंपाउंड हो उसके ऊपर आप डाल दीजिए PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, जैसे कि ये कैसी लाइट है भाई साहब, देखिए साधारण लाइट के जो कण हैं वो सभी दिशाओं में भागते हैं। क्यों भाई? उनका स्वभाव है भागना, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन मैं इनकी स्वतंत्रता को छीनना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, 2 निकोल प्रिज्म लूंगा, चिपका के रखूंगा, एक नहीं लूंगा 2 लूंगा, तभी मिलेगा PPL। इनके ऊपर मैं डालूंगा इनको, तो देखा क्या गया, अब ये कण हमारे हिसाब से चलेंगे। कहेंगे भाई साहब ऊपर नीचे गति करिए, इधर उधर जाएंगे मार खा जाएंगे। ऐसी लाइट का नाम है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए मैं बेसिक हल्का सा बता दिया हूं समझने के लिए। अब ऐसी लाइट को देखा गया, कार्बोहाइड्रेट पे डाला गया, जैसे ही डाला गया इस लाइट का जो भी जिस एक्सिस पे मतलब जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई। ये लाइट की जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो लेफ्ट या राइट मूव करने लगे कुछ इस तरह से। तो इसीलिए ऐसे पदार्थ जो PPL के जो पार्टिकल का जो मोशन है या मूवमेंट है वो डिफरेंट साइड में अगर कर दें, लेफ्ट और राइट, तो ऐसे पदार्थों का नाम होगा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ओके, अब आप देखते चलें तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कहीं न कहीं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीन है जो है और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है, वैसे ही ये भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं फाउंड इन आवर बॉडी। ओके, they are also called as saccharides, they are also called as saccharides। क्यों? क्योंकि ग्रीक वर्ड बना है सैकरान, सैकरान से लिया गया है सैकेराइड्स। ठीक है, और इसे सैकेराइड्स के अलावा शुगर भी कहा जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसे आप शुगर कह सकते हैं, ठीक है, उसको आप सैकेरान कह सकते हैं, सैकेराइड कह सकते हैं, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट कहा ही जाता है। और याद रखिएगा अपान ऑक्सीडेशन, अगर इनको जलाया जाए दे गिव्स एनर्जी। याद रखिएगा, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को जलाने का प्रयास करूं, चाहे पेट में जाए, देखिए ऑक्सीजन के द्वारा, तो सीधे सीधे आपको मिलेगा CO2 H2O प्लस एनर्जी। बैलेंस भी कर सकते हैं, 6 कार्बन है तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई, 12 हाइड्रोजन है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितने हैं, 6 6 2 8 है, यहाँ मेरे पास कितने हैं, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 ऑक्सीजन है, तो मैं सीधे सीधे इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, 6 हमारे पास है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 दूनी 8 से 14। ओके, मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में था। अब कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया किस आधार पर, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो इसके लिए 2 बेस माना गया। एक तो पहला बेस था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, सेकेंड बेस था ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर, ओके। तो पहले हम एक एक पढ़ते हैं। ए क्लास इसको मैं मान लेता हूं, इसको बी क्लास। देखिए आपके एग्जाम का ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बीएससी में, तो आप पहले तो कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे फिर क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब ये है कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को पानी में डुबो के मारूं तो क्या हो। तो देखिए हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबा डालेंगे। पानी की एक खासियत है, खुद टूटेगा और जिस मॉलिक्यूल को तोड़ना होगा उसको भी तोड़ डालेगा। तो इसी प्रोसेस का नाम हाइड्रोलिसिस होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज किया गया तो देखा क्या गया, इसमें कितने प्रकार के कंपाउंड्स मिले। देखिए एक तो मिला मोनोसैकेराइड्स,
मोनोसैकेराइड्स, दूसरा मिला ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा मिला पॉलीसैकेराइड्स, थर्ड पॉलीसैकेराइड्स। ओके, कुल जोड़ जाड़ के मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पानी में डुबोते हैं, थोड़ा सा उसमें H+ डाल देते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो देखा क्या गया, मिला ओलिगोसैकेराइड्स। थोड़ा सा इसमें फिर H+/H2O पड़ा है, मिला डाइसैकेराइड्स, हाइड्रोलिसिस किया गया, फिर वही प्रोसेस, मिला मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स में जब पुनः एसिड और वाटर डाला गया, भाई साहब कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं न कहीं मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। वो देखिए जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा उसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो कोई फ्री चीज अगर बन रहा होगा, जैसे फ्री एटम बन रहा होगा, तो वो जाहिर सी बात हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल बना के रखना चाहता, दिस इज द रूल ऑफ नेचर। ओके, तो चलिए इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहले मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं। अब से मोनोसैकेराइड्स में जनरली आपके ग्लूकोज आते हैं, फ्रक्टोज आदि आ जाएंगे। ओलिगोसैकेराइड्स ये भी ग्रीक वर्ड से बना, जिसका मतलब होता फ्यू। ओलिगो मीन्स होता फ्यू। इसमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स मतलब जिसमें मेनी सैकेराइड्स यूनिट या मोनोसैकेराइड यूनिट कह सकते हैं। ओके, पॉलीसैकेराइड्स में होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो पहले हम लोग सीधे सीधे चलें कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, उनके बारे में देखें, और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मोनोसैकेराइड्स। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मैं मोनोसैकेराइड्स बताऊंगा, फिर ओलिगो बताऊंगा, फिर पॉली बताऊंगा। उसके बाद आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, उसमें 2 भागों में बांट दिया गया, इसको भी आप यहीं लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकेंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आगे बताएंगे क्या है रिड्यूसिंग वर्ड, क्या है आप लोग जानते भी होंगे, काफ़ी कुछ पीएससी स्टैंडर्ड, मतलब काफ़ी कुछ बातें आपको क्लियर हैं, तो इसके आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए मोनोसैकेराइड्स के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स के बारे में मैं लिख सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है भाई साहब, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। तोड़ देंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, आगे तोड़ के दिखाऊंगा अभी। तो चलिए मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स लिखिएगा, साथ में लिखते चलिए। दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ carbohydrates. They cannot be hydrolyzed. They cannot be hydrolyzed. Hydrolyzed. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, these are the carbohydrates. अगर इसको मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट मतलब जहां तक टूटे वहां तक मैं तोड़ूं, तो मिलेगा स्मॉल एन मोनोसैकेराइड्स। ओके ओके, ये आपको मोनोसैकेराइड्स मिल गया। अब मोनोसैकेराइड्स का आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते क्योंकि ये स्मॉलेस्ट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज इट्सेट्रा लिख सकते हैं। अब मोनो एग्जाम्पल भी लिख लें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज इट्सेट्रा। ओके, अब इनको पुनः बांट दिया गया। दे आर मोनोसैकेराइड्स, दे आर अगेन classified on the basis of presence of फंक्शनल ग्रुप। भाई साहब फंक्शनल ग्रुप, अब सुनिए कहानी। मोनोसैकेराइड्स भी 2 प्रकार के होते हैं।
किस आधार पर बांटा गया, उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो पूरे कंपाउंड की पहचान को बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कीटोन C+O, अब इसमें चाहे जितने कार्बन हो चाहे जो भी हो, इसमें मैंने 2 कार्बन 3 कार्बन चाहे जो, इस कंपाउंड की पहचान इसके कारण होगी क्योंकि इसमें एक रिएक्टिव साइट है भाई साहब, पाई बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप जनरली यू कैन से दीज आर द रिएक्टिव पॉइंट्स, रिएक्टिव साइट्स, एनी कंपाउंड्स आर कैरेक्टराइज्ड थ्रू दीज फंक्शनल पॉइंट्स आर फंक्शनल ग्रुप। तो देखा क्या गया, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पाए गए। कौन कौन से फंक्शनल, एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो सकता है मोनोसैकेराइड्स में, दूसरा कीटोनिक हो सकता है, कीटोनिक। ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उनका नाम दिया गया, बहुत सुंदर सा नाम, एल्डोज नाम दिया गया। जिनमें कीटोन उपस्थित होगा ऐसे मोनोसैकेराइड्स का नाम कीटोज दिया गया। तो मैं लिख भी सकता हूं द मोनोसैकेराइड्स having aldehydic group are called as aldose sugar। भाई शुगर तो सब हैं, शुगर जनरली स्वीट इन द टेस्ट होते हैं, बट पॉलीसैकेराइड्स को नॉन शुगर कहा गया, बाकी सब शुगर होते हैं। अभी मैं आपकी डिटेल भी बताऊंगा। तो ये एल्डोज शुगर है एंड मोनोसैकेराइड्स विद कीटोन फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज कीटोज शुगर। ओके, तो इनको इस तरह से डिवाइड कर दिया गया, कहीं न कहीं एल्डोज के आधार पर और कीटोन के आधार पर। तो चलिए पहले एक एक हम लोग पढ़ लेते हैं कि एल्डोज शुगर कितने होते हैं। तो देखिए एल्डोज शुगर भी मिला, एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। पहले एल्डोज शुगर की कहानी पढ़ लें, फिर कीटोज। देखा क्या गया, एल्डोज शुगर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरा लिखिएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, और एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे ये भी देखिएगा। ओके, चलिए तो जो पहला एल्डोज मिला, पहला उसमें 3 कार्बन थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 थे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H6O3 मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। दूसरा क्या मिला, 4 कार्बन वाला मिला, जितने मिले मैं सब आपको बता दे रहा हूं। C4H8O4 5 कार्बन वाला मिला, C5H10O5 6 कार्बन वाला मिला भाई साहब, C6H12O6 7 कार्बन वाला मिला भाई साहब, C7H14O7 8 कार्बन वाला मिला, नहीं मिला भाई साहब, मिला नहीं तो जानेंगे क्या। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, कहानी को जरा समझिए। सब में CHO ग्रुप रहेगा, और CHO ग्रुप भाई साहब बहुत रिएक्टिव ग्रुप है, एकदम किनारे खड़ा मिलेगा। तो सबसे किनारे में रखने जा रहा हूं किसमें, CHO। ओके, ध्यान से कहानी को समझिएगा। और 3 कार्बन है तो 1 कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन। बैलेंस कैसे करना है, बीच वाले को दे देना है HOH, किनारे वाले को दे देना है CH2OH। देखिए ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हाइड्रोजन जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, सही है, सही चल रहे हैं। ऑक्सीजन जरा देखिए, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, सही चल रहे हैं। ओके, ठीक है। अब इसका नाम भी दे दिया जाए, इसका बहुत सुंदर सा नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट अगर मैं पूछूं तो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स है, और मोनो में भी सबसे छोटा ग्लिसरॉल बाबू हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड बाबू हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बना सकते हैं, बहुत सेम लॉजिक लगेगा। CHO क्या कार्बन भाई साहब, 4 2 3 4,
किनारे वाले को CH2OH कर देना, बाकी सबको CHOH मिल गया भाई साहब, मिल गया। ओके, 5 वाले को भी कर दीजिए, किनारे वाले को CHO। ओके, CHO भाई साहब रिएक्टिव है, किनारे बॉडीगार्ड की तरह रहेंगे, याद रखिएगा। बाकी सब जोड़ दीजिए, क्या कार्बन 1 2 3 4 5 हो गया। बैलेंस कर दीजिए भाई साहब, अकेले कार्बन रहना नहीं चाहते हैं, ये भैया दुल्हा हैं, दुल्हा अकेले नहीं रह सकता, प्रोटोकॉल है इनका। ऐसे आप बना लीजिए, 7 कार्बन तक आप बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, इनके नेम्स भी देख लीजिए, इनके नेम्स क्या होगा, अगर ये मैं साथ साथ इनका नाम भी लिख दूं। भाई साहब अब कुछ तो फार्मूला तो नाम वाम भी होना चाहिए ना, कैसे बुलाएंगे इनको? हाँ, इनको भाई साहब को बुलाइए, 3 कार्बन है, ए ट्राइओज, क्या कर रहे हो, ए टेट्रोज। भाई ध्यान दीजिएगा, टेट्रा मीन्स 4, लैटिन वर्ड है, ठीक है। और ओज कार्बोहाइड्रेट के पिताजी आप समझ लीजिए बता के गए हैं कि हमारे लड़के के नाम के अंतिम में लगा दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसके आगे चूंकि एल्डिहाइड है तो एल्डो लगा दीजिए, एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज एंड एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज, ठीक है। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स जो होंगे वो बहुत आसानी तरीके से आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो 4 कार्बन वाले का एग्जाम्पल है उसका नाम है इरिथ्रोज, आगे डिटेल मिलेगा, एंड थ्रियोज। और आप 5 कार्बन वाले का नाम है क्या है, राइबोज शुगर। ओके, 6 कार्बन वाले का नाम है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एटसेट्रा। आप ये तो आपका हो गया किसके बारे में, एल्डोज शुगर के बारे में कहानी हो गई। अब सिमिलरली मैं आपको कीटोज शुगर के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। बहुत आसान तरीका होगा कीटोन शुगर के बारे में पढ़ना और जानना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स के दूसरा प्रकार जो हमको पढ़ना है वो है कीटोज शुगर। एल्डोज भाई साहब के बारे में पता चल गया, ठीक है। आगे मैं डिटेल इनका बताऊंगा जो भी सिलेबस में है। तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने वाली है कीटोज शुगर। अब कीटोज शुगर में भी भाई साहब कुछ करना नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा और कार्बन वही होंगे, 3 कार्बन से शुरू होगा मोनोसैकेराइड्स और 7 पे जाके रुक जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो मिनिमम 3 कार्बन रख सकते हैं, मैक्सिमम 7 कार्बन रख सकते हैं। ओके, चलिए तो कीटोज शुगर की मैं बात करूं, कीटोज शुगर, ठीक है। अगर मैं पहला की मैं बात कर रहा हूं, यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रख दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका लिख दे रहे हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इनका नेम लिख दे रहे हैं, क्या नाम होगा, इनका एग्जाम्पल्स भी मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं। तो पहले वाले में हुआ आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 रहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका होगा वही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम रहेगा जो कि मैंने एल्डोज में बताया है। बस वहाँ कीटोन, यहाँ कीटोन होगा वहाँ एल्डिहाइड होगा। इसका C4H8O3 समझ गए होंगे, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ठीक है। नाम इनका क्या होगा, कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज, ठीक है। इसको लिख लेंगे पूरा, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज। ओके, इजीली लिख सकते हैं इसमें। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कुछ करना नहीं है, कीटोन हमेशा याद रखना भाई साहब कार्बन नंबर 2 पे ही रहेगा। बहुत गड़बड़ आदमी तो नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, इसको 2 पे रख दिया जाए, हमेशा याद रखेंगे कि 2 पे ही रहेगा। 2 पे रख दे रहे हैं इसको, 2 पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर फार्मूला मैं बना रहा हूँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कुछ नहीं करना। तो कै कार्बन होगा, पहले में 3 है, 1 2 3, तो दूसरे वाले पे कीटोन रहेगा, बाकी सब पे CH2OH रहेगा।
सही है, ये आपका हो गया। और 4 कार्बन में क्या करना, 4 कार्बन जोड़िएगा, ये पहला, कहीं से इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पे कीटोन, किनारे वाले पे CH2OH रहेगा, याद रखिएगा, बीच वाले पे CHOH रहेगा। सेम ऐसे ही 5 कार्बन का आप बना सकते हैं, कीटोपेंटोज का 5 कार्बन मैंने देखिए ड्रा किया, 5 कार्बन, किनारे वाले भाई साहब हमेशा CH2OH ही रखेंगे, दूसरे पे हमेशा O रखेंगे, बाकी सबके साथ वही होगा जो एल्डोज में हुआ था, CHOH। सभी क्रम में इसी तरह आप बना लेंगे। अब इसका नाम जो है, इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, चलिए, ये तो आपका 4 कार्बन वाला था, 5 वाला था। 6 कार्बन वाला भी ऐसे हो जाएगा आपका। करना क्या है, वही 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, किनारे वाले को CH2OH कर दीजिए, CH2OH कर दीजिए, CO कर दीजिए, CHOH कर दीजिए, CHOH कर दीजिए, CHOH कर दीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके 7 कार्बन का भी ऐसे बन जाएगा, कुछ है नहीं, बहुत आसान तरीका है इसका। ठीक है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत आसान तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने। ठीक है, इसी क्रम में अब देखिए, अगर 4 कार्बन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा इरिथ्रुलोज। इरिथ्रुलोज। अगर 5 कार्बन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा राइबुलोज। वहां राइबोज था, यहाँ राइबुलोज हो जाएगा। ठीक है, और 6 कार्बन है तो कुछ करना ही नहीं है, फ्रक्टोज। ठीक है, ये तो था आपका क्लासिफिकेशन जो है, कहीं न कहीं मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन इस तरह से हो गया। अब हम लोग सीधे सीधे अगर बात करें तो ओलिगोसैकेराइड्स की बात करेंगे हम लोग। ओलिगोसैकेराइड्स बहुत आसान सा कार्बोहाइड्रेट है, तो हेडिंग डालिए आप लोग ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स, ओके, ओलिगोसैकेराइड्स। देखिए, ग्रीक वर्ड ओलिगो मीन्स होता है फ्यू। सच टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, लिखेंगे सच टाइप ऑफ सुगर और कार्बोहाइड्रेट्स have 2 to 10 carbon atoms, 2 to 10 monosaccharides monosaccharide units। ओके, ये आप कह सकते हैं जब भी हम पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक मीडियम में थोड़ा फास्ट हो जाए तो पहले मुझको ओलिगोसैकेराइड्स ही मिलेगा, ओलिगोसैकेराइड्स ही मिलेगा। ओके, अब ओलिगोसैकेराइड्स में हो सकता है कि 2 यूनिट हो, 2 मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स में हो सकता है, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स हो। कैसे, देखिए, मोनोसैकेराइड्स की 1 यूनिट दूसरे यूनिट से, याद रखिएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस लिंकेज इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसे बोला जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ध्यान से समझिएगा, जो भी ओलिगोसैकेराइड्स आपका मिलेगा, ओलिगोसैकेराइड जो भी होगा, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस मिलेगा। अगर आप ये कह सकते हैं कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे से ये बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़े हों, इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, अगर ऐसे जुड़े होंगे तो उसका नाम आप रख देंगे, 2 ही हैं तो इसका नाम रख देंगे डाइसैकेराइड। इसी तरह हो सकता है 3 मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे से जुड़े हों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, भाई साहब इसका नाम ट्राइसैकेराइड रख देंगे, ट्राइसैकेराइड। ओके, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसा लिंकेज है भाई साहब, पानी में डालने पे, थोड़ा सा एसिड मिला देने पे आसानी से टूट जाएगा और फाइनली आपको मोनोसैकेराइड सेपरेट हो जाएंगे।
टेट्रासैकेराइड्स में भी कहानी आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो सो वी कैन से दैट अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स यू कैन ऑब्टेन डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स। दिस इज द वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक, तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं। अब डाइसैकेराइड्स का जो फार्मूला होगा इसको जरा समझिएगा। इसी तरह टेट्रा, तो डाइसैकेराइड देखा जाए C12H22O11 है, ये आपका डाइसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स जनरली इस हमको इस सिलेबस में डाइसैकेराइड्स के बारे में मेनली पढ़ना है। डाइसैकेराइड्स, तो डाइसैकेराइड्स 3 होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा। ठीक है, अगर मैं डाइसैकेराइड्स को हाइड्रोलिसिस करूं तो देखिए क्या मिलेगा, यही है। अगर मैं इसको पानी इसमें थोड़ा सा डाल दूं और थोड़ा सा H+ मिला दूं तो मुझे 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आगे डिटेल चर्चा करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर मैं इसी को C12H22O11 प्लस H2O, थोड़ा सा एरो के ऊपर मैंने H+ लिख दिया, जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब चूंकि डाइसैकेराइड्स है तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे 2 मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स C6H12O6। देखिए बैलेंस है कि नहीं, 12 है, 12 है। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन कितना 22, 2 24, 12 दूनी 24। ठीक है, ऑक्सीजन कितना 11 1 12, 6 दूनी 12। इसी तरह मैं ट्राइसैकेराइड्स भी ले सकता हूं। तो ट्राइसैकेराइड्स में मुझे क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा, 3 मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, 3 मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ट्राइसैकेराइड्स जो भी नाम लिया जाएगा, ट्राई लिया जाएगा तो उसमें 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगा। देखिए ट्राई मतलब 3 मोनो है तो पक्का है 3 को जोड़ने के लिए 2 कनेक्टिंग लिंक चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं अब जितना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा उतने H2O चाहिए। तो ट्राई में कितने डाई था, डाई में 1 होगा, ट्राई में 3 मोनोसैकेराइड्स 2 ग्लाइको, तो इसका मतलब हमको लेना होगा 2H2O। तो जरा देखिए मुझे कितना कार्बन चाहिए, 36 18 C18, ओके। और उसके बाद हाइड्रोजन जरा देखिए कितना मेरे पास, 12 3 36 है, तो ऑलरेडी मेरे पास 2 दूनी 4 है, तो H32, ओके। ऑक्सीजन में देखिए कितना चाहिए मुझे, 36 18 है मेरे पास यहां पर, तो यहां पर मेरे पास 2 है तो मुझे O16, ओके। तो ये आपका ट्राइसैकेराइड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइसैकेराइड। ऐसे ही आपके टेट्रासैकेराइड्स में क्या करेंगे, टेट्रासैकेराइड्स में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, मैं +3 H2O लिखूंगा और मुझे 4 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे, 4 यूनिट्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे। ये तो आपका ओलिगोसैकेराइड्स की कहानी है। अब ओलिगोसैकेराइड्स में, ठीक है, ध्यान ये देने योग्य बात है कि अगर मेरे पास डाइसैकेराइड्स है तो डाइसैकेराइड्स में मुझे पता होना चाहिए क्या क्या है, डिटेल तो मुझे यही पढ़ना है डाइसैकेराइड्स ही, ठीक है। तो चलिए अब मैं बता रहा हूं डाइसैकेराइड्स में क्या क्या है। डाइसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स में इतने ही थे। अगर मैं डाइसैकेराइड्स में ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 3 चीजें हैं, सुक्रोज हो सकता है प्लस H2O H+, तो याद रखिएगा इसमें जो यूनिट मिलने वाले हैं वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलने वाले हैं। C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसमें कीटोनिक, आगे डिटेल चर्चा होगी इसके बारे में। अगर मैं ले लूं माल्टोज प्लस H2O एसिड की उपस्थिति में, तो याद रखिएगा 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिलने वाला है। माल्टोज में सेम मिलेगा, माल्टोज मिलेगा, याद रखिएगा ग्लूकोज। लेकिन यही अगर मैं लैक्टोज ले लूं प्लस H2O तो मिलेगा क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, एक तो यूनिट मिलेगा ग्लूकोज का, दूसरा मिलेगा गैलेक्टोज का। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबके वही है, डिटेल आगे पता चलेगा इनमें डिफरेंस क्या है। ये तो आप कह सकते हैं कि बेसिक डिफरेंस है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज में, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं ओलिगोसैकेराइड्स के बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है, इसको हम लोग पढ़ने लगे हाथ।
पॉलीसेकेराइड्स। चलिए थर्ड पढ़ते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स याद रहे, व्हेन n moles of monosaccharides combines to each other through the glycosidic linkage, ग्लाइकोसिडिक, आगे डिटेल बताएंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो बनता है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स RIDs, these are the complex carbohydrate, these are the complex carbohydrates but easily hydrolyzed, gives n moles of monosaccharides, n moles of monosaccharides। इसमें आप क्या आ जाएंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। बट ये जनरल था, ये बेसिक था, मतलब कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन यह है कि अब इसके बारे में भी, अब पॉलीसेकेराइड्स के बारे में आपको आगे डिटेल पढ़ना है। डाइसेकेराइड्स एक एक मेंबर आपको डिटेल पढ़ने हैं, पॉलीसेकेराइड्स में आपको सेलुलोज, स्टार्च ये आपको डिटेल पढ़ने हैं। इसलिए मैं यहाँ केवल जितना आपको आवश्यक है क्लासिफिकेशन में मैंने उतना ही बताया। आज के इस लेक्चर में जो है पर्याप्त मैटर मैंने आपको दिया है। अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।